नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे डीडी हिमाचल की इस खास पेशकश में मैं गरिमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज है 8 मार्च और आज का दिन हर साल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि समाज की उन्नति आप उस समाज की महिलाओं की उन्नति से माप सकते हैं, और ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या की आधी आबादी जब महिलाएं हैं, तो यदि उनकी उन्नति नहीं होगी तो समाज की उन्नति भी कुछ आधी अधूरी ही रह जाएगी। महिला दिवस, बालिका दिवस, इस तरह के दिन मनाने के पीछे एक मकसद ये रहता है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल ठहर कर, एक पल रुक कर इन सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करें, इस बारे में जागरूक हो और फिर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। तो महिला दिवस मनाने के पीछे भी हमारा यही एक खास मकसद यही रहता है कि हम समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचें, उनके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को सराहें, उन्हें जो समस्याएं पेश आ रही हैं उनके बारे में सोचें और उनका समाधान ढूंढें, ताकि हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां पे महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान और आज़ादी आसानी से मिल सके। हर साल महिला दिवस एक थीम के ऊपर मनाया जाता है, और अगर हम बात करें इस साल के हमारे थीम की, तो वो है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर हमारे स्टूडियो में मौजूद विशिष्ट मेहमानों से बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ है डॉक्टर नीरू शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है UIT हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, और हमारे साथ है लता वर्मा जी, जो कि चमियाना वार्ड से ज़िला परिषद की मेंबर है। आप दोनों का ही हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है, और आप दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर नीरू शर्मा, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि महिला दिवस की आपके जीवन में क्या मायने हैं। सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सब महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाएं जो है वो पुरुषों के जितनी उनको समानता मिल सके। इसमें कुछ मुद्दों के बारे में भी हम प्रकाश डालते हैं, कुछ मुद्दों के बारे में, जैसे कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, और बेसिकली जो इसकी मेन थीम है इसको मनाने की वो है कि जेंडर इक्वालिटी, कि महिलाओं को कैसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके और कैसे हम लैंगिक भेदभाव को मिटा के लैंगिक समानता ला सके। ये मुझे लगता है कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो हमारा जो मेन एम है या मेन गोल है वो ये है। जी लता जी, अगर यही प्रश्न आपसे पूछे तो आपके महिला दिवस के बारे में क्या विचार है? सबसे पहले मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि नीरू मैम ने कहा, वैसे सही बात है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि महिला दिवस का मकसद हर नारी के अंदर छुपी हुई शक्तियों का उससे परिचय करवाना है। महिला दिवस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि महिला ने जो भी कार्य किए हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, या देश के लिए कोई कार्य, महान कार्य किए हैं, उनके कार्यों को प्रोत्साहन देना जी। और जो समानता का अधिकार महिलाओं को मिले। आज भी महिलाओं का संघर्ष जारी है। ये बात नहीं है कि महिला सशक्त नहीं हुई है, महिलाएं हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है जो कि महिलाएं कर रही हैं। और आने वाले, अगर हम 5 सालों की बात करें, अगर 8 मार्च आज है, 8 मार्च की अगली बात करें, तो महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और निकलेगी। हमारी कुछ महिलाएं आज कार से लेके एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं। और अगर हम बात करें देश की, हमारी जो पहली नागरिक हैं राष्ट्रपति, वो भी एक महिला हैं। और महिलाओं ने, हमारे देश की बेटी जो एक सैनिक है वो भी एक महिला है। महिलाएं, क्योंकि नारी वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने गर्भ से पैदा करने की ताकत रखती हैं। नारी वो शक्ति है जिसकी छाती का दूध पीकर मर्दों का सीना चौड़ा होता है। ये अलग बात है कि आज महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। पहले वो समय था, वैदिक काल से अगर हम देखें, वैदिक काल से हमारी महिलाओं को वो सम्मान था। हमारी पहले नारी के आगे, नर के आगे नारी का नाम दिया जाता था। और महिलाएं जो हैं हमारे, जैसे सीताराम जी, राधे श्याम के नाम से, वो बीच में कुछ ऐसा दौर आया जिसमें महिलाओं ने, जैसे मुगल काल था, चाहे वो आपका अंग्रेज़ों का समय हो, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती गई और पर्दा प्रथा शुरू हो गई। वो पहले नहीं थी, लेकिन शायद पुरुषों ने महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए वो शुरू किया था।
तो अगर हम बात करें उस दौर की, तो आज भी महिलाएं किसी उससे कम नहीं हैं और हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और कार्य कर रही हैं। जी लता जी, आपने कहा कि हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा कार्य करती है, तो वहाँ पर महिलाओं का जो एक सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, इस बारे में हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। मैम, मैं 94 में मेरी मैरिज हुई, तो हम 95 से लेकर फील्ड में हैं। हमने हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति में भी कार्य किया, जिसमें महिलाओं के लिए, महिलाएं अगर हम वो टाइम देखें तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक दौर था कि महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां, वो संघर्ष, खुशी होती है आज कि हमने एक 0 से स्टार्ट किया तो हम 100 तक पहुंच गए। आज हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, सरकार की एक स्कीम है स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा है और हमारी महिलाएं आज अपने प्रदेश तक, हमारी महिलाओं के प्रोडक्ट दूसरे स्टेटों में भी जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने जो संघर्ष किया था, आज हम उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है, अंगड़ाई बहुत बाकी है, लेकिन संघर्ष जारी है और आगे भी रहेगा। जी नीरू जी, अगर हम आपसे भी यही प्रश्न पूछे, आपके कार्य क्षेत्र में आपने महिलाओं का कितना उत्थान देखा है और किस तरह से जो बदलाव आए हैं, उस बारे में हमें कुछ बताएं। जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखती हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले, जैसे मैं काफ़ी समय से इस क्षेत्र में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि पहले जो हमारी लड़कियों की, जो हमारी बालिकाओं की इसमें एडमिशन होती थी टेक्निकल एजुकेशन में, वो कम थी। कुछ लड़कियाँ होती थी जो इंजीनियरिंग में आती थी, लेकिन आज का अगर हम देखें, आज का सीन अगर हम देखें, तो यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों को एक्सेल कर रही हैं। लड़कियों की जो संख्या है इंजीनियरिंग करने की, वो लड़कों से ज़्यादा है। और इससे हमें यही एक वो मिल रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं, और हमारे जो पेरेंट्स भी हैं वो भी इतने अवेयर हो रहे हैं कि वो अपनी लड़कियों को अब टेक्निकल एजुकेशन देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे जो इसकी तरफ है, एक उन्नति की तरफ एक अग्रसर प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे महिलाएं जो है वो बराबरी कर रही हैं लड़कों की। जी देखिए, आज का हमारा विषय है नवाचार और प्रौद्योगिकी से जुड़ा। तो हम नीरू जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से डिजिटाइजेशन या नवाचार या टेक्नोलॉजी ने आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला है? डिजिटाइजेशन, देखिए 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पहल की गई थी, और आज इस डिजिटाइजेशन ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते हैं डिजिटाइजेशन के बिना। आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके पास एक मोबाइल है जो कि आपका एक चलता फिरता बैंक है आपके पास। आप वहाँ बैठ के कुछ भी अपना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी आप मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे बैठ के कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आपको अपने साथ कोई भी कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये जो डिजिटाइजेशन है, इसने एक ऐसा विराट रूप ले लिया है कि आप बड़े से बड़े व्यापारी के अलावा अगर आप छोटे से छोटे स्तर पर भी देखें, एक सब्जी वाले के पास जाएं, इवन एक पानी पूरी वाले के पास भी आपको जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल जाएगी। तो डिजिटाइजेशन ने हमारे सामाजिक जीवन में तो ऐसे प्रभाव डाला है। अगर मैं शिक्षा के कार्यक्षेत्र की बात करूं, तो शिक्षा में भी अगर कोई ऐसा, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो हमारे जो डायरेक्टली नहीं, हम पढ़ने नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी डिजिटाइजेशन ने बहुत हद तक लाभान्वित किया है। जैसे कि हम वो ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। स्वयं है, NPTEL है, ये ऐसे ऐसे कोर्सेज चलाए गए हैं जिनके द्वारा कहीं पे भी बैठ के कोई भी बच्चा कोई भी वो कोर्स कर सकता है, और उसकी जो इक्विवेलेंसी है वो हमारे जो लाइव कोर्सेज है या जो हम पढ़ाते हैं उसके बराबर है। और इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि उनको एम्प्लॉयबिलिटी के और ज़्यादा मार्ग खुल रहे हैं और चांसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है डिजिटाइजेशन ने हर क्षेत्र में ही हमें जो है वो प्रभावित किया है। जी लता जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो भी टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी से तो कुछ अछूता नहीं रहा है। तो आपके कार्य क्षेत्र में डिजिटाइजेशन ने आपका किस तरह से, क्या प्रभाव उसका रहा है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को इससे जोड़ा, और महिलाएं इसका जो जितना भी लाभ ले रही हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रशिक्षण दिया जाता है, और हमारी महिलाएं ऑनलाइन बैंकिंग, और दूसरा आपका गूगल पे हुआ, और तीसरा आपका वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी कर रही हैं।
तो इससे मैं पहले बता दूं कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो उसमें हर महिला को, चाहे दो महिलाओं को भेजा जाता है प्रधान सचिव को प्रशिक्षण के लिए, और इसमें महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं और वो दूसरे अपनी महिलाओं को भी ट्रेन करती हैं। अगर वो उनका कोई बिजनेस होता है, जैसे वो कोई प्रोडक्ट तैयार करती हैं, तो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और दूसरा आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं, और दूसरा जो उनका मार्केटिंग का होता है, मार्केटिंग भी ऑनलाइन उसके जरिए अपनी कर रही हैं और जिसका वो काफ़ी लाभ ले रही हैं। हमारी महिलाएं काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं। तो इसका श्रेय जाता है हमारे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन महिलाओं को। अब मैं बात करूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें हर घर से एक महिला जुड़े ये अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें महिलाएं, हर घर से एक महिला अगर प्रशिक्षित होगी और इस ग्रुप से समूह से जुड़ेगी तो उसका वो बेनिफिट ले रही हैं जी। तो इसका बहुत लाभ हुआ है और आगे भी लाभ मिलता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं सरकार से। यानी ये कहें कि डिजिटाइजेशन ने हम सभी के जीवन को आसान बना दिया है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल जी। नीरू जी, अगर हम आपसे पूछें कि जैसे हम डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं डिजिटली साक्षर होकर के अपने बहुत से काम यूं ही निपटा ले रही हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा कितनी ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, अगर हम एक डेटा देखें तो अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो 63% जो है 63% महिलाओं ने इंटरनेट यूज़ किया पुरुषों के कंपैरिजन में, जो कि 70% है। 70% पुरुषों ने इंटरनेट यूज़ किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि महिलाएं अभी भी उतना इस डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठा पा रही हैं जितना कि पुरुष उठा रहे हैं जी। तो मेरे को लगता है कि महिलाएं जो डिफरेंट रोल्स प्ले करती हैं, वो एक माँ है, एक बेटी है, एक टीचर है, वो अलग अलग रोल्स वो और ज़्यादा अच्छे से निभा सकती है अगर वो डिजिटाइजेशन की थोड़ी अपने लिए शिक्षा ले ले। और डिजिटाइजेशन हर क्षेत्र में ही महिलाओं को जो है वो लाभान्वित करेगा। जैसे कि कोई भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, अब उसको पुरुषों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये लेकर दो या ये चाहिए। अपने आप महिलाएं इतनी सशक्त हो जाती हैं डिजिटल एजुकेशन के बाद कि वो अपने आप ही अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं। कहीं से भी कुछ ऑर्डर करना है अपने आप वो मंगवा सकती हैं। इवन अपने व्यापार को भी वो ऑनलाइन चला सकती हैं। जहाँ पहले होता था कि महिलाएं कुछ भी कोई भी इनोवेशन कर रही हैं तो वहीं तक सीमित है, आज इस इंटरनेट के माध्यम से, इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से वो अपना कोई भी इनोवेटिव आइडिया सब तक पहुंचा सकती हैं और उससे अपना जो है वो सशक्तिकरण कर सकती हैं। अगर सशक्तिकरण की हम बात करें तो सशक्तिकरण दो ही तरह से हो सकता है महिलाओं का, एक तो एजुकेशन के द्वारा, दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के द्वारा। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है इनमें डिजिटाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फाइनेंशियल आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो भी आपको डिजिटाइजेशन चाहिए और एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन में भी डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये डिजिटाइजेशन बहुत ही अनिवार्य है। मतलब इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसकी एजुकेशन आप ऐसे ही ले लो, बहुत ज़रूरी, एक बहुत अनिवार्य इसकी शिक्षा है जो अपने उत्थान के लिए महिलाओं को ज़रूर लेनी चाहिए। जी लता जी, आपने हमें बताया कि सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को डिजिटली रूप से साक्षर किया जा रहा है। यानी अगर हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं को डिजिटली साक्षर होना बहुत ज़रूरी है तो ये गलत नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए डिजिटली रूप से साक्षर होना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए मैम, जैसा कि अभी नीरू मैम ने कहा कि ये भी एक सूचना प्रौद्योगिकी जी एक बहुत ज़रूरत बन गई है हर इंसान की। समय की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो इस भाग दौड़ के चलते समय का अभाव भी रहता है। इससे एक तो हमारा समय का बचत होती है जी। अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शन करनी है बैंक जाने के बजाय मैं अपने मोबाइल से घर बैठ के गूगल पे कर सकती हूँ, फ़ोन पे कर सकती हूँ। और दूसरा, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं दूसरे अपने परिवार के सदस्यों को भी इससे अवगत करवा सकती हूँ। तीसरा, कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कुछ क्षेत्र अछूते रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन भी है कि उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सही सुविधा अगर उपलब्ध करवाई जा सके तो हमारी वो महिलाएं भी सशक्त और इसका लाभ ले सकती हैं। दूसरा ये कि हमारे जो SHG के हमें वो दिए जाते हैं कि हम क्या कौन से प्रोडक्ट तैयार करें, व्यापारीकरण का जो हमारा है उसमें भी महिलाएं अपने डिजिटलाइजेशन के जरिए इसको आगे अपना व्यापार को वो कर रही हैं। कुछ ने अपने ऐप बना लिए हैं जिसके जरिए वो अपने प्रोडक्ट आगे पेश करती हैं ताकि, और उससे एडवर्टाइज करती हैं। तो इसका बहुत लाभ मिल रहा है और इसमें कुछ अच्छी बात भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी, लेकिन ये जो इसके लिए एक एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो सूचना प्रसारण एक्ट है वो 2000 का बहुत पहले पुराना था, उसके बाद काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिसमें महिलाओं बच्चों की जिम्मेदारी, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है ताकि उनका डाटा सुरक्षित रह सके। आज फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी दूसरे वो चला रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए एक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जितने इसके लाभ है उतना नुकसान भी है। जी तो जी नीरू जी, कुछ भी नया हम कभी भी शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम अपने महिलाओं के कार्य क्षेत्र में, महिलाओं के जीवन में नवाचार और प्रौद्योगिकी लाने की बात करते हैं तो उन्हें किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? सबसे पहले तो जब हम इसकी एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की, कि हमें विमेन को डिजिटली एजुकेट करना है, तो डिजिटली एजुकेट करने के बाद भी हमें एक अवेयरनेस भी उन महिलाओं में लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो अपने साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस लाती है। तो अगर हम इसका डिजिटल एजुकेशन की बात करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो हम देखते हैं कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। महिलाएं कई बार ऐसे उसकी शिकार हो जाती हैं, ऐसे फ्रॉड्स की शिकार हो जाती है, ऐसी ठगी की शिकार हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके अकाउंट से कब ये ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब मुझे लगता है कि इसके जो फ़ायदे हैं उसके साथ साथ हमारी ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं को इस साइबर क्राइम के बारे में भी अवेयर कराएं, उनको ये भी बताएं कि इसके साथ साथ क्या हमारे साथ कैसे कैसे लोग हमारे साथ ठगी कर सकते हैं। हमें किसी को भी अपना कोई पासवर्ड नहीं बताना है, कोई OTP नहीं बताना है, तो ये सब चीज़ें भी महिलाओं को बताना उतना ही ज़रूरी है। जी लता जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, क्योंकि आप गांव के क्षेत्रों से जुड़ी हैं, आप वहां जाती हैं, आप जानती हैं, वो किस हद तक डिजिटाइजेशन को अपना पा रही हैं और किस हद तक उसका इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए मैम, आज के ज़माने में ये सूचना प्रौद्योगिकी एक भूख बन गई है इंसान की, क्योंकि इसके बगैर काम चलाना बहुत मुश्किल है। तो महिलाओं के लिए इसके लिए स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले वो समय था जब महिलाएं अपना टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन महिलाओं को अब शौक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीछे थी, कहीं ना कहीं दबाई जाती थी। बीच में एक ऐसा दौर आया कि महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमें अपने हक के लिए क्यों लड़ना पड़ा, इसके पीछे भी बहुत कारण रहे हैं। अगर वो समानता का अधिकार शुरू से होता तो आज महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाती। अगर मैं बात करूं कि झांसी की रानी की, तो जैसे एक कहावत है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन मैं कहती हूँ खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नारी को तब अपने हक के लिए लड़ना पड़ा जब वहाँ के कुछ मर्दों ने घुटने टेक दी थी अंग्रेज़ों के आगे। तो आज भी अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को एक सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज भी हम दावे कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हर साल मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की बेटी जल रही है, किसी की बहू जल रही है, किसी की माँ को उनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया। तो ये कहाँ का सशक्तिकरण है? इसके लिए सबसे पहले है हमारे संस्कार। हमारा फर्ज बनता है कि ये भी एक हमारा एक टॉपिक आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मैं आज अपनी सास की इज्जत करती हूँ तो कल को मेरी बहू मेरी इज्जत करेगी। इसमें संस्कारों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। स्पेशली सबसे पहले अगर कोई भी स्कीम आती है तो उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका समाधान भी सरकार ने पहले ही निश्चित कर रखा है। तो प्रशिक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो महिलाएं सबसे पहले उसका प्रशिक्षण लेती है, उसके बाद फील्ड में उतरती हैं। जो भी कमी रहती है उसके लिए दोबारा हमारे जो सरकार के हैं ब्लॉक, हमारे जो खंड विकास अधिकारी होते हैं वो उसमें काफ़ी मदद करते हैं, और महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जी लता जी, आपने बात की कुछ स्कीम्स की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं? हाँ जी मैम, सरकार द्वारा बहुत सी महिलाओं के लिए स्कीमें चलाई गई हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, जिसमें महिलाएं अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी स्कीमें हैं, उसमें भी स्कीम आती है। हर महीने कोई ना कोई एक योजना आती है। अगर आप ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं तो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्कीम है। लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में आप बड़े स्तर पर अपना प्रौद्योगिकी में इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा उज्ज्वला योजना है, तीसरा गरीब कल्याण अन्न योजना है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है योजना है, और हमारे सुकन्या समृद्धि योजना है। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए होती हैं। इससे कैसे लाभ लें, इसके लिए भी एक स्पेशल हमारे पंचायतों में होता है। आप जाए, अगर आप उसमें फिट हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी नीरू जी, अगर हम बात करें, आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी और
इनोवेशन की हम बात करते हैं, इसने किस तरह के बदलाव लाए हैं और आपने इसे किस तरह से अडेप्ट किया है, इस बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर आप कुछ बताएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो डिजिटाइजेशन है उसने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत योगदान दिया है जी। हम अपने बच्चों को, अभी जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लें कोविड का, जब हमारा ये कोविड आया तो उस टाइम पे पहली बार एक ऐसी सिचुएशन हमारे देश ने फेस की जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन हमने तब भी अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली। तो ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे संभव हुई, ये वो अपने घर में बैठ के वो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे संभव हुआ, वो सिर्फ डिजिटाइजेशन के माध्यम से संभव हुआ। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक तो सबसे पहले हर बच्चे को हर तरह की, जैसे हम NEP की बात करते हैं, हर बच्चे को हर तरह की शिक्षा का जो है वो अधिकार इसमें मिलता है। वो कहीं से भी उस शिक्षा को जो है एक्सेस कर सकता है, कहीं पे भी बैठ के कोई भी वो कोर्स कर सकता है और वो उसके लिए आगे अच्छे वो जो है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे मौक़ों को खोलता है। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा योगदान है। उसके अलावा जो हमारी डिजिटाइजेशन है, जो इसमें हमारी इसमें भी है, कोई भी आप कोर्स है जो भी है, आप कहीं से नहीं है, कोई भी आपकी जेन्युइन रीज़न है तो आप उसमें भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स अपना कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो डिजिटाइजेशन का बहुत योगदान है। जी, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को डिजिटली साक्षर करने की, तो इसके क्या माध्यम है, किस तरह से, अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला है, वो चाहती है कि ये सब कुछ वो सीखे और इसके बारे में जाने, तो वो किस तरह से खुद को डिजिटली साक्षर कर सकती है, इस बारे में? जैसे कि लता मैम ने बताया कि हमारी सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं जिसमें कि महिलाएं एनरोल होकर अपने आप को शिक्षित कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप किसी भी गांव में हैं और आप में ये सीखने की अगर आपके अंदर जज्बा है, तो ज़रूर आप जो है ये डिजिटाइजेशन, जो डिजिटल शिक्षा है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। जी लता जी, एक समय होता था जब कहा जाता था कि जो तकनीकी काम है वो पुरुषों का ही काम है। हम अपनी ही बात कर ले तो घर पे कुछ भी तकनीकी सवाल होते थे तो किसी पुरुष से जाकर के हम सुझाव लेते थे, लेकिन आज समय बदल गया है और हम जानते हैं कि महिलाएं भी किसी भी फील्ड में पुरुषों से कम नहीं है। तो ये किस हद तक बदलाव आ गया है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, तकनीकी शिक्षा से काफ़ी बदलाव आया है और अगर मैं बात करूं अपने ग्रामीण क्षेत्र की, तो वो भी एक समय था जब हम मोबाइल भी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज भी एक समय है जब कंप्यूटर के बगैर कोई काम ही नहीं होता। हर घर में कंप्यूटर है, आप बैग में लेके कंप्यूटर लेके घूम रहे हो। तो इससे हमारी शिक्षा पर, हमारे जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उससे काफ़ी जागरूकता आई है। और हमारी महिलाएं, जैसे कि अभी मैम ने भी बात की, तो सरकार की जो बीपीएल के क्राइटेरिया में जितने भी हमारे लोग आते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री प्रशिक्षण होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार की ये स्कीम है कि हर घर से हर महिला, एक महिला राशन कार्ड से ग्रुप में जुड़ेगी जी। तो उसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगर आप व्यापारीकरण की बात करें तो उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए स्पेशल यूक्वारसिटी में कोर्स होते हैं जो कि सरकार द्वारा निःशुल्क होते हैं। सिर्फ आपने वहाँ पर ठहरना होता है, ठहरने का भी आपका 2-3 महीने का वो कोर्स होता है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं और अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। और तीसरा, अगर मैं बात करूँ सरकार की, तो सरकार ने हर 2 महीने के बाद एक योजना आती है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हमारी महिलाएं पहले ये होता था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति में सुधार की बात हो। हमारी महिलाएं अपने परिवार चला रही हैं। और ऑनलाइन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते थे, लेकिन अब कॉल सेंटर, जगह जगह पर कॉल सेंटर है, आप जाओ, अपना समय निकाल के जाओ और वहाँ पे कर सकती हैं। तो अगर महिलाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता, महिलाओं के लिए ये योजना नहीं होती, तो आज पता नहीं स्थिति क्या होती। आज हम लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है। कुछ कमियां हैं जिसमें सरकार हमारी मदद कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में हमारी महिला सशक्तिकरण का जो हम हर साल नारा लगाते हैं, तो ये शायद कुछ हद तक सार्थक सिद्ध होगा। अभी भी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। अभी भी कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़ें। अगर मैं राजनीति की बात भी करूं तो टिकट आवंटन ना हो तो कोई भी महिला इंडिपेंडेंट सीट से नहीं निकल सकती, चाहे वो कितनी भी एबल हो। आज भी संघर्ष जारी है। क्यों टिकट मांगने की जरूरत पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, लेकिन महिलाएं संघर्ष जारी हैं, कर रही हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उसका अगर महिलाएं
पूरे तरीके से लाभ लें तो हमारे समाज की स्थिति और देश की स्थिति आने वाले 5 सालों में काफ़ी चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, हमारा आज का विषय है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी के तहत लैंगिक समानता। तो डॉक्टर नीरू शर्मा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान किस तरह से लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है। लैंगिक समानता ही हमारा जो इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि लैंगिक समानता हो। ये बड़े उसका विषय है कि आज भी 21वीं शताब्दी में भी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज भी हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे लैंगिक भेदभाव हो रहा है, जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों से पीछे समझा जाता है। हालांकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों के पीछे नहीं है, लेकिन उनको माना जा रहा है, तो हमें ये मनाना पड़ रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे जैसे टेक्निकल एजुकेशन में लड़कियां जो है वो लड़कों को एक्सेल कर रही हैं। लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से। और अगर हम इसके बाद डिग्री करने के बाद जो इनको पैकेज प्राप्त होता है या जो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, उसमें भी लड़कियों का जो है, लड़कियों की संख्या वो ज़्यादा है। तो आज वो समय नहीं रहा है कि लड़कों को कि हमें किसी भी तकनीकी सहायता के लिए या किसी ऐसी एडवाइस के लिए हमें पुरुषों के पास जाने की ज़रूरत है। आज मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो खुद एडवाइज़र्स हैं, वो खुद सलाहकार बन गई है। ठीक है कि वो किसी भी उससे उनसे पीछे नहीं है। लेकिन ये एक विडंबना भी है कि आज भी हम, ये विरोधाभास भी है कि हम आज भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इस उससे मनाते हैं, इस उद्देश्य से कि हमें जेंडर इक्वालिटी मिले, जबकि जेंडर बाइसिंग हो रही है जी। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटाइजेशन काफ़ी हद तक इसमें सहयोग करती है कि हम जेंडर इक्वालिटी जो है या लैंगिक समानता जो है उसको अचीव कर सकें जी। लता जी, हम जब भी महिलाओं के लिए किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है उनकी सुरक्षा का। तो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना पूरी तरह से सेफ़ है और किस हद तक ये सेफ़ है और इसे किस तरह से सेफ़ बनाया जा सकता है? जी मैम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज बिना डिजिटलाइजेशन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर हम छोटे से छोटे कार्य के लिए भी हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है और अपने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, अपना कोई भी कार्य है उसके माध्यम से शेयर करते हैं। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि इसके लिए एक एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है, सूचना प्रसारण का प्रौद्योगिकी एक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। वो 2000 का बना हुआ है, जिसके बाद काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो अगर वो एक्ट बन जाता है तो हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारे जितना भी यूज़ कर रही हैं, उससे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बन जाती है और काफ़ी बढ़ भी जाती है। क्योंकि हम जितना किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं और क्राइम उतना ही बढ़ता है। जैसा कि नीरू मैम ने अभी डिटेल में बताया, ये बहुत ज़रूरी है, बनना चाहिए। जी नीरू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के खतरे हैं जो महिलाएं अगर डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रही हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो प्रयोग कर रही हैं, तो वो किस तरह के खतरे हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है और वो साइबर क्राइम का जो सीधा संबंध है वो डिजिटाइजेशन के साथ है। अगर हम देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम, महिलाएं कई बार क्या होता है उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ एहतियात नहीं बरतती हैं, कुछ सावधानी नहीं बरतती हैं, जिसके कारण क्या होता है वो ठगी का शिकार हो जाती हैं। तो कोई भी उनके अकाउंट से कोई भी अनऑथेंटिक जो है पर्सन वो उनके अकाउंट से पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और उसके अलावा मुझे लगता है जो और भी महिलाओं के साथ शोषण होता है उसमें भी उनको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि वो जैसे अपना जिस भी इस टेक्नोलॉजी का जब यूज़ कर रही हैं तो उसके साथ साथ उनको ये भी इसकी भी जानकारी रखना उतना ही ज़रूरी है कि इसके साथ कौन से खतरे हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहला खतरा तो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे हो जाता है। जब आपको कोई एक OTP आता है और या आपसे कोई भी पूछता है हम किसी बैंक से बोल रहे हैं, आप प्लीज़ अपना हमें ये बता दीजिए, कोई CVV बता दीजिए या अपना ATM का पिन बता दीजिए। तो ऐसे बहुत से हमारे पास रोज़ सुनने में आता है, ऐसे काफ़ी हमारे पास केसेस आते हैं या ऐसा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर महिलाएँ ही सबसे ज़्यादा इसकी शिकार होती है, जबकि पुरुष थोड़े अवेयर है इस बारे में। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे डिजिटाइजेशन एक तरफ इनको महिलाओं को सशक्तिकरण करने में मददगार है, वहाँ पे महिलाओं को सावधान होने की भी ज़रूरत है।
और इसके अलावा जैसे कि और तरह के भी क्राइम्स होते हैं, कहीं एमएमएस बन गया, कहीं ऐसा बन गया, तो उसमें भी महिलाओं को थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जी लता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने जान लिया कि किस तरह से बाकी महिलाओं की डिजिटाइजेशन ने मदद की है। अब आपसे जानना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो काम करने का तरीका है उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने किस तरह से आपकी मदद की है? मैम बहुत मदद की है। मेरे पास 21 पंचायतें हैं। बार बार हर महीने मतलब कई बार नहीं टाइम मिलता है तो हम सेल्फ ग्रुप मीटिंग के जरिए उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा ये कि आप कोई भी उनके प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे मतलब मोबाइल के जरिए सॉल्व हो जाती है। और मैं पर्सनली टूरिज़्म से जुड़ी हुई हूँ, मेरा अपना बिजनेस है टूरिज़्म का, हम होटलर हैं, तो उसमें भी मैंने शुरुआत की थी होम स्टे से। तो एक छोटा सा मैं तभी कहती हूँ कि महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। हमने आज इस स्थिति में है कि मैं खुद कमा रही हूँ, मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ, तो उसमें काफ़ी हद तक सफल हुई हूँ। जब एक महिला कर सकती है तो 10 महिलाओं को मैं और रोजगार दे सकती हूँ, ये मेरा मानना है। अगर एक महिला शिक्षित होगी, एक महिला अगर इसमें अपने कार्यक्षेत्र में सफल होगी तो जरूरी नहीं है वो मैक्सिमम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की, क्योंकि उसने अगर वो वक्त देखा है तो वो दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करने की कोशिश करेगी। हाँ, समस्याएं आई हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा, इसके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 काफ़ी पुराना है। अगर इसके मतलब नया एक्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं का जो डाटा है वो सेफ रह सके। हमारी महिलाओं की जो भी फेसबुक है आईडी है, जो उनका सिग्नल आईडी होती है, और दूसरा जो व्हाट्सएप आईडी है, उनका पर्सनल डाटा होता है, वो सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आप बिना उसके कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य करो तो आपको इसकी सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जी डॉक्टर नीरू शर्मा जी, जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप हमारी महिला बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सब महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को सशक्त करें। जैसे इस बार की हमारी थीम डिजिटल एजुकेशन है, तो डिजिटल एजुकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हर महिला इसके लिए काबिल है, हर महिला इसके लिए उत्तीर्ण है कि वो कोई डिजिटल एजुकेशन को हासिल कर सके। और मेरा ये मानना है कि डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करके आप अपने आप को काफ़ी हद तक सशक्त कर सकती हैं, जहाँ पे आपको किसी के आगे भी कुछ भी वो होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये नहीं पता है। आप अपने आप को अपनी उड़ान भर सकती हैं और अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। जी डॉक्टर नीरू शर्मा जी, श्रीमती लता वर्मा जी, आज आप दोनों हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे साथ इतनी जानकारीपूर्ण बातचीत की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।